Hello friends, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VI in Chemistry। जैसा आप सबको पता है कि मैंने 9th क्लास का चैप्टर शुरू कर रखा है। क्या नाम है उसका? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसका आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन हम लोग कर रहे हैं मिक्सचर के, इसी में 2 लेक्चर पहले डाल भी चुका हूं, शायद आपको ध्यान हो तो। आज का ये आखिरी लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का। इसमें हम 3-4 और प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा उसका जो पहला प्रोसीजर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, वो ये जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था मैंने, अगर ध्यान हो, सिंपल डिस्टिलेशन था। क्या था? सिंपल डिस्टिलेशन था। इस बार ये सिंपल डिस्टिलेशन नहीं है। मैं देखो एक चीज लगा दी है बीच में जिसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या नाम है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कुछ हर्डल्स लगाई हुई जो मैंने ग्रीन कलर से आपको शो की हुई है। तो आज की जो ये पहली हेडिंग हमारी रहेगी वो समझ लीजिए पहले। देखो, जब सिंपल डिस्टिलेशन से मैंने आपके साथ सेपरेशन किया था डिस्कस, तो उस दौरान जो मिक्सचर मैंने लिया हुआ था, उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट था उनमें डिफरेंस था। कितना डिफरेंस था? लगभग 30 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक का था, ठीक है। आज जो मैं मिक्सचर्स लेने वाला हूं, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का, वो कम है, काफी कम है, ठीक है। तो आज की जो मेरी हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी, ये शायद हमारी 6th हेडिंग है या 7th हेडिंग है, मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर फिर भी आप नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है जी। तो देखो, separation of components of a mixture by using fractional distillation। क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में मैंने सिर्फ एक चीज ऐड कर दी है, फ्रैक्शनल कॉलम ऐड कर दिया, तो इस वजह से इसका नाम हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये किस तरह के लिक्विड्स के लिए करते हैं हम लोग? ये किसके लिए यूज होता है? ओके, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर कंपोनेंट्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन। ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो करना तो वैसे सिस्टम है। देखो, अगर जिनका डिफरेंस जो है 25 केल्विन से कम है, अगर उनमें हम सिंपल डिस्टिलेशन करवाते तो क्या होता है, वेपर्स के अंदर ना दोनों जो कंपोनेंट थे दोनों वेपर्स जाते आपके, क्यों? डिफरेंस कम है काफी। तो उस दौरान हम सेपरेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आप जो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मिक्सचर को मैं बदल रहा हूं और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने लगा दिया है, तो मिक्सचर में ले रहा हूं इस बार आपके लिए क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। क्या ले रहा हूं? क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिक्सचर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म एक कंपोनेंट है और एक बेंजीन कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है आपका, जो पहला कंपोनेंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 334 केल्विन। क्या है? 334 केल्विन। और बेंजीन का होता है 353 केल्विन। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली मेरे ख्याल से 19 करीब का है डिफरेंस, 19 केल्विन का। तो 25 केल्विन से कम ही डिफरेंस है ये, ठीक है। तो देखो, जिसका टेम्परेचर कम है वो मोर वोलेटाइल होगा, यानी क्लोरोफॉर्म इज मोर वोलेटाइल। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, इट इज लेस वोलेटाइल। ये बातें थोड़ा ध्यान रखने चीजों में, पर डिफरेंस काफी कम है टेम्परेचर का। तो अगर सिंपल डिस्टिलेशन से करता तो दोनों के वेपर्स आपको मिलते, तो प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाता। अब देखो, जब इस मिक्सचर को हीट किया गया, वेपर बनने शुरू हुए, तो वेपर तो मेनली तो उसी के रहेंगे, मोर वोलेटाइल के, लेकिन साथ में थोड़े बहुत वेपर लेस वोलेटाइल के भी आएंगे उसमें। जब ये दोनों के दोनों वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुंचेंगे, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो हर्डल्स हैं, इनका काम क्या है? दे विल प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया for the vapors to get condensed।
तो जो लेस वोलेटाइल है उसका ज्यादा कंडेंसेशन होगा, क्योंकि एक तो वेपर पहले ही कम बन रहे हैं, ऊपर से उन्हें सरफेस एरिया मिल गया ज्यादा, तो कंडेंसेशन की चांसेस भी ज्यादा है। लेकिन जो बोन वोलेटाइल है उसको फिर भी थोड़ा कंडेंसेशन इसके मुकाबले कम मिलेगा, तो वो शायद इसको पार कर जाएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर वापस आ भी गया मिक्सचर में तो दोबारा से बॉयल होकर ऊपर जाएगा। दोनों जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो मोर वोलेटाइल है आपका, उसके वेपर पहुंचेंगे जरूर ऊपर तक। बार बार आप हीट कर रहे हो, कंडेंस हो रहा है, हीट कर रहे हो, कंडेंस हो रहा है, हीट कर रहे हो, कंडेंस हो रहा है, ये प्रोसीजर लगातार चलते रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आप फाइनली वेपर आपके इस नोब में, जो आउटलेट है इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा वो है ही कंडेंसर लगा हुआ है, ठंडा पानी यहां से डाला जा रहा है, यहां से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे ही इस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर्स इसके कांटेक्ट में आए, कंडेंसर के कांटेक्ट में आए, कंडेंस हो गई। कंडेंस होने के बाद वो सीधा आपका रिसीवर जो आपने जो भी लगा रखा है उसमें गिरते जाएंगे और यहां आपका कंपोनेंट इकट्ठा हो जाएगा। और तब तक ये जो थर्मोमीटर की रीडिंग है कांस्टेंट ही रहेगी आपकी, ठीक है, जब तक ये सारा का सारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट चला नहीं जाएगा। जैसे ही आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट चला जाएगा, थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ना शुरू होगी। उसके बाद इसको आप रिमूव कर लीजिए, दूसरा आप रिसीवर फनल लगा दीजिए। उसका दूसरा जो बच गया कंपोनेंट, उसके वेपर साथ उसके जो लिक्विड पोर्शन है वो आता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से बार बार वेपराइज करके, कंडेंस करके, वेपराइज करके, कंडेंस करके ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहते हैं और हमारे कंपोनेंट अलग हो जाते हैं, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले एप्लीकेशन है टू सेपरेट द गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर के अंदर गैसेस होती हैं, उनको सेपरेट भी हम इसी की मदद से करते हैं, किसी मदद से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जी। इसके बाद जो अगला मेथड आएगा उसमें इसका डिटेल आने वाला है 9th क्लास के अंदर, ठीक है जी। दूसरी जो एप्लीकेशन हो क्या है, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है, रिफाइनरीज में अलग करते हैं उसको। कच्चे तेल से क्या क्या अलग अलग करते हैं हम, केरोसिन को अलग करते हैं, गैसोलीन को अलग करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, ठीक है। तो उनको अलग किसकी मदद से किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से किया जाता है। ये तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, कभी रिफाइनरीज में जाने का मौका मिले तो देखिएगा, बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगे होते हैं वहां पे, ठीक है। अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आकर के वो एक अलग होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब वुड की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो एक एसिड मिलती है पायरोलिजिनस एसिड। इस पायरोलिजिनस एसिड के दो कंपोनेंट होते हैं, एसीटोन और ये मिथाइल अल्कोहल। इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है ऑलमोस्ट 11 केल्विन का डिफरेंस है। तो इनको भी अलग करना हो किसी ने तो वो भी हम किसकी मदद से करते हैं, वो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से कर पाते हैं। तो 9th क्लास में, 11th क्लास के अंदर भी दे रखा है, 9th के अंदर भी दे रखा है। तो ये है आपका क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डायग्राम देख लीजिए, थ्योरी मैंने आपको बताई दी है। और इसका जो मेन रीजन है क्या है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स हैव ए डिफरेंस, आपस में जो डिफरेंस है इज लेस देन 25 केल्विन टेम्परेचर। तो ये तो था हमारा आज का पहला। इसके बाद अगला शुरू करेंगे। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बाद जो सेपरेशन हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैंने उसकी एप्लीकेशन में बताया था आपको, हाउ टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस ऑफ एयर। ये एयर है, मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ, डायग्राम इसके बाद आपको बना के समझा दूंगा। फ्लो चार्ट भी अगर आप एग्जाम में बना के आएंगे तो विल गेट डेफिनेटली मार्क्स। ओके, देखिए, एज वी ऑल नो एयर हैज मेजर कंपोनेंट एज नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस एंड नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, जिसमें मेजर आपकी आर्गन ही होती है और थोड़े बहुत मिलते हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन वगैरह सारे मिलते हैं। इन्हें सेपरेट करना हमने, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं। जैसे लिखा भी है, एयर इज कंप्रेस्ड, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इससे एयर गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, एयर गर्म। उसके बाद गर्म हवा को ठंडा करते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ठंडे टेम्परेचर की वजह से जो CO2 गैस थी ये सेपरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस।
तो पता है ना, ड्राई आइस सॉलिड CO2 जो होती है, सब्लिमेशन हो गया CO2 गैस का, यूं समझ लीजिए। सब्लिमेशन के बाद जो CO2 गैस फॉर्म में थी डायरेक्ट आपकी सॉलिड बन जाती है, सेपरेट हो जाती है। बाकी जो लिक्विड एयर है इसको फिर थोड़ा गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, मतलब जो बची हुई जो एयर है, लिक्विड एयर जिसमें CO2 अलग हो चुके हैं, उसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास कराते हैं। ठीक है, गर्म करते हुए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाती है एयर। दिखा भी मैंने, देखो इस लिक्विड एयर को वी अलाउ टू वार्म इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। उससे क्या होता है, जो गैसेस, जो एयर के, जो लिक्विड एयर के जो कंपोनेंट गैसेस हैं, दे गेट सेपरेटेड एज यूजुअली एज वी डन इन दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो गैसेस विल गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन अलग होती है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सबसे पहले कौन अलग होती है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे उसका कम है। मिडल फ्रैक्शन में आपकी आर्गन अलग हो जाएगी, क्योंकि नोबल गैसेस में, ये इनर्ट गैसेस में यही मेजर कंपोनेंट है आर्गन। ठीक है, आर्गन अलग हो जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 87 केल्विन। और सबसे आखिरी फ्रैक्शन में कौन अलग होगा आपका? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो ऐसा सा एक आपको ये बना के आना पड़ेगा। इसके आंसर में ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दीजिएगा बच्चों। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू और बता दूंगा ये काम कैसे हो रहा है आपका। ठीक है, तो अभी फ्लो चार्ट बनाया था, अभी मैं डायग्राम के थ्रू और बता देता हूँ। ये डायग्राम की बुक में दे रखा है कि हम लोग कैसे एयर में से गैसेस को अलग करते हैं। ठीक है, यहां से गैस को, एयर को अंदर किया जाता है, लास्ट में से देखो नाइट्रोजन बाहर हो रही है, आर्गन बाहर हो रही है, ऑक्सीजन गैस बाहर हो रही है। ठीक है, तो लास्ट की बात है। डायग्राम को जरा देखिए। सबसे पहले एयर को फिल्टर किया जाता है, फालतू गंदगी पहले रोक ली जाती है। एयर जिसमें सिर्फ गैसेस है उससे पहले प्रेशराइज किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेशराइज किया जाता है। फ्लो चार्ट में मैंने कहा था प्रेशर होने के बाद एयर गर्म हो जाती है, उस गर्म हवा को आगे पास करवाया जाता है। ये एक तरह से इसको ठंडा करने का तरीका है। क्या है? ठंडा करने का तरीका है। ठीक है, क्या हो रहा है इस चैम्बर के अंदर? इन पाइपों के थ्रू ठंडा पानी डाला जाता है नीचे से, तो पाइपें ठंडी हो रही हैं, तो जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगी एयर भी ठंडी हो जाएगी, यानी कि एयर कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्रेस। उसके मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे। पहले तो गर्म हवा थी, मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, पर जैसे ही टेम्परेचर ठंडा हुआ दे विल अगेन कम क्लोज टू ईच अदर, यानी लिक्विड एयर एक तरह से बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो हॉट एयर आइस चैम्बर के अंदर, यहां से ठंडा पानी डाला और यहां से बाहर भी निकलता जा रहा पानी साथ साथ। ठीक है, ये पानी घूमता रहता है, तो इसके अंदर जो एयर है वो एक तरह से आपकी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हो गई है। वो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है इस पाइप के थ्रू जाती है, और ये कोई सेपरेटर है। सेपरेटर, अगर आपको डायग्राम ध्यान हो कि जब उसको ठंडा किया गया था तो ड्राई आइस अलग हो गई थी, बाकी गैसेस लिक्विड फॉर्म में आगे चल रही हैं, तो ड्राई आइस को यहां से अलग कर लिया गया, बाकी गैसेस आगे चल रही हैं। कौन कौन सी गैसेस थी? मेनली नाइट्रोजन थी, आर्गन था और ऑक्सीजन था मेन। तो ठीक है, उसके बाद ये एयर, जो लिक्विड एयर जिसमें 3 गैसेस हैं जिनको अलग करना है, इसको डाला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, और यहां गर्मी दी जाती है। क्या दी जाती है? गर्मी दी जाती है ताकि वेपराइज हो लिक्विड एयर। लिक्विड एयर के वेपर्स है अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो होगी, सबसे पहले कौन सी गैस अलग होगी? नाइट्रोजन गैस अलग होगी, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था सबसे कम, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद आपकी इनर्ट गैसेस अलग हो जाएंगी, और सबसे लास्ट में कौन सी गैस अलग होगी? ऑक्सीजन गैस। कौन सी अलग होगी? ऑक्सीजन गैस। तो डायग्राम को बना के से अच्छा है कि आपको मैंने जो आपको फ्लो चार्ट बताया था, आप उसको बना के आएंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, डायग्राम इसलिए बता दिया क्योंकि बुक में दे रखा आपको, तो इसको बुक से भी थोड़ा बात देख लेना आप लोग। ठीक है जी, हम लास्ट एक और सेकंड लास्ट एक और प्रोसीजर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को तो समझाऊंगा मैं। हेडिंग है हमारी क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का एक मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, फिर बाद में डिटेल करेंगे इसको। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा वर्ड आएगा, क्रोमा क्रोमा ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कलर, और ग्राफी मीन राइटिंग, एक तरह से कलर राइटिंग है। देखो कुछ कलर्स दिखाई दे भी रहे होंगे लास्ट डायग्राम में आपको। ठीक है, और इसका उपयोग सबसे पहले कोई बॉटनिस्ट थे रशिया के, टी स्वेट। क्या नाम था? टी स्वेट, रशिया के बॉटनिस्ट थे।
उन्होंने प्लांट पिगमेंट्स को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। प्लांट पिगमेंट्स के अंदर जो अलग अलग कलर्स होते हैं, यूं समझ लीजिए, ये अलग अलग कलर की जो और पिगमेंट्स होते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया गया था, उन्होंने नाम दिया था क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम दिया था? क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में हम लोग करते क्या, पहले और समझ लीजिए आप लोग। ये जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दे रखा है 9th क्लास के अंदर, यहाँ पे वो ब्लैक इंक के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहा है। सीधी सी बात ये समझ लीजिए आप, ब्लैक इंक जो ब्लैक हमें एक बार जब देखो तो ब्लैक नजर आएगी, पर जब उसको क्रोमेटोग्राफी के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला उसमें तो 2-3 कलर्स का मिक्सचर था, 2-3 अलग अलग तरह की पिगमेंट्स थी, डाइज। वो ब्लैक डाई वो ब्लैक नहीं थी, उसके अंदर कई सारे पिगमेंट्स मिलकर के ब्लैक बना रहे थे उसको। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है। हम लोग जो करने वाले पेपर क्रोमेटोग्राफी करने वाले, क्या करने वाले? पेपर क्रोमेटोग्राफी करने वाले। 2 तरह की और भी होती है जो बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको दे रखा है, और 12th क्लास में तो शायद मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस में भी करवाया जाए, क्या पता। ठीक है, तो देखो करना क्या होता है वो समझ लीजिए। एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर आता है, उसे बोलते हैं वाटमैन फिल्टर पेपर। क्या कहते हैं? वाटमैन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जैसा ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको पेंसिल से एक लाइन खींचनी होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर, और उसके बाद जिस डाई के कंपोनेंट्स को अलग करना है उस डाई का स्पॉट लगाना होता है। ये जैसे लगा दिया, उसे सूखने के लिए रख देते हैं, सुखाने के लिए रख देते हैं, पंखे हवा के आगे जैसा भी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने इस फिल्टर पेपर को किसी सॉल्वेंट में डुबो देना है, और सॉल्वेंट उतना ही लेना है कि फिलहाल ये एकदम से ना डूबे, ये स्पॉट ना डूबे, स्पॉट से थोड़ा नीचे रहना चाहिए सॉल्वेंट। इस केस में मैंने पानी लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? पानी। अब फिल्टर पेपर है स्पेशल काइंड का, तो फिल्टर पेपर की तो खासियत है अब्सॉर्ब करेगा वाटर को, और वाटर उसके ऊपर चढ़ता जाएगा। तीसरे डायग्राम पे आइए एक बारी, देखो पानी पहले यहां था, अब पानी देखो फिल्टर पेपर में ऊपर तक जा रहा है, और जैसे ही पानी इस ब्लैक डाई के कांटेक्ट में आया, तो ब्लैक डाई भी सॉल्युबल ही है पानी में यार। ठीक है, तो वो डाई भी मूवमेंट शुरू करेगी, पर डाई के जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से मूवमेंट अलग अलग होने वाली है। ठीक है, तो यहां जैसे मैंने दिखाया अपनी तरफ से कलर ऐसे दिखा दिए, जो ब्लैक डाई के अंदर जो रेड कलर का जो डाई थी या जो पिगमेंट थी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इस वजह से वो सबसे पीछे रह गई है। अगर लैब में जब आप इसको करके देखोगे तो आपको ये स्पष्ट मूवमेंट दिखाई देगी फिल्टर पेपर के ऊपर। ठीक है, जो जितनी कम सॉल्युबिलिटी वाला होगा वो सबसे पीछे रह जाएगा। अब यहां पे ग्रीन कलर की सॉल्युबिलिटी मैंने रेड से ज्यादा दिखाई है, इस वजह से ग्रीन वाला इससे ऊपर चला गया है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक तो मैंने दिखा दिया, मान लो कोई और कलर का आप दिखा सकते हैं। ब्लू इसलिए नहीं दिखाया कि ब्लू मैंने वाटर दिखा रखा है, आप येलो कलर से दिखा दीजिए, ऑरेंज कलर से दिखा दीजिए। तो मेरे को क्या था कि तीन आपको अलग अलग कलर दिखा रहे थे, इस वजह से मैंने ब्लैक ही दिखा दिया। शुरू में ब्लैक ही लिया था वैसे तो मैंने। ठीक है, तो इस वजह से तीनों अलग हो गई हैं, तो हो गया ना सेपरेशन। मतलब ब्लैक कलर की जो डाई थी उसमें जो 3 अलग अलग तरह की और डाइज थी उन्हें हमने सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग द मेथड क्रोमेटोग्राफी। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है, इट इज बेस्ड अपॉन द मूवमेंट या सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट की मूवमेंट जितनी स्लो होगी उतना पीछे रह जाएगा, और जिसकी जितनी फास्ट होगी उतना आगे निकल जाएगा। तो ओवरऑल तो हमारा मकसद क्या था? उन्हें अलग करने का मकसद था। क्या था? अलग करने का मकसद। अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे? इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में बेटा मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बता देता हूं। पहली तो वही है, दिस एप्लीकेशन या दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंसेस इन डिफरेंट डाइज और पिगमेंट्स। पहली बात। दूसरा है, अगर हम किसी प्रोटीन की एनालिसिस करते हैं तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स, तो उन अमीनो एसिड्स को भी सेपरेट करने का एक तरीका होता है। क्या? क्रोमेटोग्राफी में। आई जस्ट वांट टू से दैट यू कैन सेपरेट डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ए प्रोटीन बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। इज दैट क्लियर? तीसरा जो है, वो जो क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते हैं,
तो क्रिमिनल्स की चेकिंग होती है, ब्लड चेक वगैरह सारा करते हैं, तो उसके ब्लड में कौन कौन से ड्रग्स पाए जाते हैं, उन ड्रग्स को भी सेपरेट करने का एक तरीका, आपसे क्रिमिनल की बॉडी से ब्लड सैंपल ले लिया गया है, बाद में और कई सारे प्रोसीजर्स के बाद दैट ब्लड अंडरगोज क्रोमेटोग्राफी, और ब्लड के अंदर जो अलग अलग टाइप के ड्रग्स होंगे वो आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये 3 एप्लीकेशंस भी आप याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ विच क्रोमेटोग्राफी हैज मेड इट्स यूज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 3 मेजर आज के अलग अलग प्रोसीजर, जिनकी मदद से हमने क्या सीखा कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से। ओके, पहला कौन सा था हमारा, पहला था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा कौन सा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग जो गैसेस एयर में प्रेजेंट थी उन्हें अलग करना, और तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा था, क्रोमेटोग्राफी। पर लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक चीज और बतानी है, ये जो आजकल हमारे घरों में जो पानी आता है, जो वाटर सप्लाईज, जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है जो पानी सप्लाई करता है, नदियों से पानी लेता है। अब नदी का पानी हम डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, क्योंकि नदियां तो आजकल क्या हो रही हैं, दूषित हो रही हैं, पोल्यूटेड हो रही हैं। तो उस पानी को कैसे सेपरेट, उस पानी को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद हमारे घरों में भेजा जाता है, खासकर शहरों में, टाउन्स के अंदर। तो उसे डिस्कस करना है, डायग्राम के थ्रू करेंगे इसको। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अभी हम करेंगे आखिरी टॉपिक है मेरी थ्योरी का 9th क्लास के 2nd चैप्टर का। यहाँ पे आपको जैसे मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले आपके साथ कि हम पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू कि जो पानी की सप्लाई जो आती है, पीने के पानी की सप्लाई वो कैसे आती है, उसमें अब कैसे पानी प्यूरिफाई होकर के आपके पास पहुंचता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पानी को कलेक्ट किया जाता है वाटर के सोर्सेज से। सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, रिवर हो सकता है या कोई बड़ा लेक हो सकता है जो शहरों के आसपास होते हैं, तो वो पानी इम्प्योर होता है। कैसा होता है, इम्प्योर। सबसे पहले उस पानी को बहुत सारे सेडिमेंटेशन टैंक बने होते हैं, बड़े बड़े तालाब जैसे, उनमें इकट्ठा किया जाता है और कई दिन तक रखा जाता है, कम से कम 4-5 दिन। उससे क्या होता है, जब पानी सेटल डाउन, मतलब पानी को रोक के रखा है, तो पानी के अंदर जो मोटी जो इंप्योरिटीज होती हैं, जो भारी इंप्योरिटीज होती हैं, नोट हल्की, भारी इंप्योरिटीज जो सस्पेंशन को बनाती है एक तरह से पानी के अंदर, वो सारी जो आपकी मोटी मोटी जो इंप्योरिटीज थी सब नीचे सेटल हो जाएंगी। इस वजह से इसका नाम देगा सेडिमेंटेशन टैंक। अब जो ऊपर जो पानी है, इसके अंदर जो मेन जो गंदगियां थी वो तो हट गई हैं, वो नीचे सेटल हो चुकी हैं, पर अब भी कुछ गंदगियां ऐसी हैं जो कोलाइडल फॉर्म में है। किस फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में। और कोलाइडल फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन जब मैंने आपको समझाया था तो बताया था स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, गंदगी जो उसके अंदर होती है जो कोलाइडल फॉर्म में वो उसमें सोल्यूबल ही रहती है। तो उसके बाद इस लगभग थोड़े से इंप्योर पानी को अगले टैंक में पास कराया जाता है, उसका नाम है लोडिंग टैंक। यहाँ पे क्या करते हैं, उस कोलाइडल सॉल्यूशन कह लो, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं उस पानी को, उसमें एलम डाला जाता है। क्या डाला जाता है, एलम, फिटकरी जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो क्या होता है, इसके अंदर जो क्ले के जो पार्टिकल्स थे कोलाइडल फॉर्म में, उनका चार्ज होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया था कोलाइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे जो मेनली जो कोलाइडल गंदगी है पानी में भी, वो क्ले की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म है, क्ले की फॉर्म में। तो जैसे ही वो नेगेटिवली चार्ज क्ले एलम के Al+3 के कांटेक्ट में आई, एलम का जो एल्युमिनियम आयन उसके कांटेक्ट में जब वो आई तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या, वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे आपस में, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोगुलेशन से क्या होगा, बड़े पार्टिकल बन जाएंगे, और बड़े पार्टिकल फिर दोबारा से, जैसे पहले केस में सेडिमेंटेशन हुआ था ना, यहाँ भी सेडिमेंटेशन आपका हो जाएगा। इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। ग्रीन कलर से मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल कोगुलेट हो चुके हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ एलम। तो लोडिंग टैंक में ये भी काम हो गया। अब ये जो पानी, अब इसमें बहुत ही कम गंदगी बच रही है, पर गंदगी अब भी है, इसको हम यूज अब भी नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। उसके बाद इसके बड़े टैंक में पास कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस बड़े टैंक, ये बड़ा टैंक एक तरह से फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है। कैसे करता है समझ लीजिए, इसमें 3-4 लेयर बनी होती है अलग अलग पत्थरों की, सैंड वगैरह की। सबसे नीचे जो लेयर होती है उसमें बड़े पत्थर होते हैं, मैंने क्वार्ट्ज ग्रेवल लिखे हैं, बड़े पत्थर, गोल गोल इस टाइप के बड़े पत्थर, ठीक है। तो जब बड़े पत्थरों के बीच से पानी, सबसे पहले देखो पानी सबसे नीचे जा रहा है, यानी बड़े पत्थरों के कांटेक्ट में आ रहा है। अब पानी तो टेंडेंसी है, जो जगह मिलेगी फैलेगा, तो पत्थरों को पार करके ऊपर आएगा, तो जो थोड़ी बहुत मोटी गंदगियां होंगी वो अटक जाएंगी पत्थरों के बीच में। उसके बाद इसके ऊपर छोटे पत्थरों की लेयर होती है, ग्रेवल लिखा है मैंने। क्या लिखा है, ग्रेवल, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। देखो इनका साइज बड़ा है, इनका साइज थोड़ा छोटा है। तो अब भी थोड़ी बहुत गंदगियां होंगी,
वो इसमें अटक जाएंगी, क्योंकि पानी तो ऊपर आना है आपका। और सबसे ऊपर इसमें फाइन सैंड की लेयर लगी होती है, फाइन सैंड होती है बिल्कुल, ठीक है। ऊपर से इसको पैक कर देते हैं ताकि सैंड इधर उधर ना फैले। तो उसके बाद क्या होता है, जब सैंड को जब पानी पार करके आता है तो अब ऑलमोस्ट उसमें से सारी गंदगियां लगभग निकल चुकी हैं। अब तो केवल बैक्टीरिया वगैरह ही रह गए इसमें, क्या रहे, बैक्टीरिया वगैरह ही रह गए। जो मेन जो गंदगियां थी वो निकल चुकी हैं। पहले टैंक में सेडिमेंटेशन से बड़ी बड़ी गंदगियां निकल गई, लोडिंग टैंक में एलम की मदद से जो कोलाइडल फॉर्म की गंदगियां थी उन्हें भी सेटल डाउन कर दिया। और अब भी कुछ गंदगियां होंगी वो इन हर्डल्स में अटक जाएंगी। क्वार्ट्ज ग्रेवल सबसे नीचे थे, ग्रेवल उसके ऊपर थे, सैंड सबसे ऊपर थी। अब ये पानी आपका आ गया। अब भी ये पानी सप्लाई के लायक नहीं है क्योंकि इट कंटेन्स ऑफ बैक्टीरियाज या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं। उसके बाद इस पानी को लाते हैं क्लोरिनेशन टैंक के अंदर। कहां लाते हैं, क्लोरिनेशन टैंक के अंदर। यहां पे पानी के आने के बाद इसमें मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। किसको करता है, क्लोरीन गैस को। यानी हमें क्लोरीन मिला दी उस पानी के अंदर। क्या मिला दी, वाटर विद क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस मिलने के बाद जितने भी बैक्टीरिया वगैरह सब यहीं मर जाएंगे और उसके बाद छनता हुआ पानी सप्लाई के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से पानी जो है हमारे पीने के उपयोग लायक पानी आता है। कहां से आता है, वाटर सप्लाई से आता है। तो ये था एक टॉपिक लास्ट में दे रखा आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप यहां पे डायग्राम भी बना के आएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। लेकिन शर्त क्या है, आपको हर पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक, ये सब इस बड़े वाले इसके अंदर कोर्स ग्रेवल सैंड, और लास्ट में क्लोरिनेशन टैंक में क्या डाला है, ब्लीचिंग पाउडर डाला है, यहां से सप्लाई हमने कर दी है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। और ये जो इंपॉर्टेंट जो लास्ट के जो 3 लेक्चर थे, ये 3 लेक्चर में देने मिलने जरूरी थे, क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें एक लेक्चर में करता तो लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी दो जो लेक्चर हुए 20 मिनट्स के ऑलमोस्ट है, और ये भी लगभग आपका 25-26 मिनट्स का हो चुका है। तो आप तीनों लेक्चर्स को अलग अलग दिन भी सुन सकते हैं, एक साथ भी सुन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद जब बुक खोल के पढ़ेंगे तो पढ़ाई आसान लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं तो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा रहा हूँ चीजों को। अब इसके बाद में इसके करूंगा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट में दे रखे वो और जो एक्सरसाइज में दे रखे वो हमारे अगले लेक्चर में होंगे आपके, ठीक है। तो अगर आपको मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।